मेरे प्यारे साथियों, मैं धीरज चक्रवर्ती आप सभी का अपने YouTube चैनल चक्रवर्ती एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा जिसका नाम है रेखा गणित यानी जियोमेट्री। दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे है रेखा गणित। क्या है? रेखा गणित। रेखा गणित के बारे में सीखते हैं। रेखा गणित गणित की वह शाखा है रेखा गणित गणित की वह शाखा है जिसमें रेखा अथवा रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र के गुणों एवं बनावटों का अध्ययन किया जाता है। रेखा गणित गणित की वह शाखा है जिसमें रेखा अथवा रेखाखंडों से घिरे क्षेत्रों के गुणों एवं बनावटों का अध्ययन करते हैं। 2 नंबर पे है बिंदु यानी पॉइंट। पॉइंट क्या है? बिंदु वह है बिंदु बिंदु वह है जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो। यानी बिंदु वह है जिसकी ना तो लंबाई होनी चाहिए, ना मोटाई हो, ना चौड़ाई हो, किंतु स्थान अवश्य छेदता है। यहाँ पर छेदता का मतलब होता है कि स्थान अवश्य लेता हो। जैसे पेंसिल की नोक, पतली सुई से कागज पर किए गए छेद, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे बिंदु यानी पॉइंट कहलाते हैं। 3 नंबर पर है समतल। यानी क्या है? समतल यानी प्लेन। प्लेन जिस तल में सभी बिंदु एक ही सतह में होते हैं उसे समतल कहते हैं। जैसे कमरा का फर्श यानी कमरे की फर्श, मेज की सतह इत्यादि, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे समतल हैं। 4 नंबर पे है रेखाखंड। जी सही सुना है, रेखाखंड। यानी इसके नाम से पता चल रहा है कि रेखा का एक भाग खंड। रेखाखंड सीमित है। रेखाखंड क्या होता है? सीमित है, मतलब एक रेखा का भाग है तो जाहिर सी बात है एक सीमित होगा। ये रेखाखंड जैसे ए है और बी है, ये हमारे क्या हैं? ये दोनों हमारे ए और बी किसी रेखा के रेखाखंड हैं। 5 नंबर पे है रेखा। क्या है? रेखा यानी कि लाइन। लाइन यदि रेखा खंड के दोनों ओर 3 निशान लगा दे, यानी कि रेखा खंड के दोनों ओर 3 निशान लगा दे तो वह रेखा का जो रूप हो जाता है उस और यह दोनों ओर असीमित हो जाता है। जैसे लिखा है, ऊपर था ए यानी रेखाखंड था, नीचे क्या है? दोनों तरफ एरो लगा दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये जो दिख रहा है ये ठीक, तो ये हमारा रेखा, ये लाइन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे है किरण यानी कि रे। रेखा समझ में आया, रेखाखंड समझ में आया। अब पढ़ते हैं किरण के बारे में। किरण यदि रेखाखंड के एक ओर तीर का निशान लगा दिया जाए, यदि रेखाखंड के एक ओर तीर का निशान लगा दिया जाए तो किरण का रूप हो जाता है। तो वह कैसा रूप हो जाता है? किरण का। यानी कि जो रेखाखंड में क्या होता है, ये एक रेखा का एक खंड होता था जो जिसके दोनों तरफ तीर नहीं लगे होते थे, लेकिन रेखा में क्या होता था? दोनों तरफ तीर लगे होते। लेकिन किरण में क्या होता है? यदि रेखाखंड के एक ओर तीर, मतलब एक ओर रेखाखंड के एक तीर, एक तरफ निशान लगा देते हैं वो भी तीर का, तो वह हमारा किरण का रूप हो जाता है। जैसा चित्र ए बी में दिखाया गया है, यानी कि बी तरफ एक हमारा एरो लगा है। 7 नंबर पे है कोण यानी एंगल। यदि दो किरणों का शीर्ष, जी सही सुना, यदि दो किरणों का शीर्ष एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, यानी कि ये दो हमारे क्या हैं? दो किरण, यानी एक किरण ये आ रही है और एक किरण ये आ रही है। ठीक, तो किरणों का जो शीर्ष है, शीर्ष का मतलब यहाँ पे ये हमारा क्या है? ये हमारा शीर्ष है। ये हमारा क्या है? ये हमारा शीर्ष है यानी ओ। बिंदु हो तो उनसे बनी आकृति को कोण कहते हैं। यानी क्या करते हैं? इनसे बनी आकृति को कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। फिर से समझा रहे हैं। यदि दो किरणों का शीर्ष एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो उनमें उनसे बनी आकृति को कोण कहते हैं। अब आप पढ़ते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोण 5 प्रकार के होते हैं। कोण
5 प्रकार के होते हैं, जैसे सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और पुनर्युक्त कोण। समकोण क्या होता है? यानी कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, 90 अंश का हो, यानी कि समकोण, यानी इसको राइट एंगल भी बोलते हैं। ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो वो समकोण कहलाता है। यानी कि ये हमारा जो फिगर दिख रहा है ये और ये, ठीक, यानी कि ए ओ बी जो एंगल है ए ओ बी यानी 90 डिग्री से जिस पर लिखा है ये हमारा क्या है? समकोण है। जबकि ये फिगर हमारा जो दिया गया था, ये हमारा फिगर दिया गया था किसका दिया था? कोण का, यानी कि ये एंगल का फिगर दिया गया था। और समकोण कौन है? ये ए ओ बी जो दिख रहा है आपको 8.1 का 90 डिग्री जो है वो हमारा समकोण होता है। ठीक, अब आते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? यानी जो कोण 90 अंश से छोटा हो, यानी कैसा कोण हो? जो कोण 90 अंश से छोटा हो वो हमारा न्यून कोण, एक्यूट एंगल उसको क्या कहते हैं? कहते हैं जैसे 30, 40, 50, 20, ठीक, मतलब 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक, 90 भी नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा ही होना चाहिए, यानी 80 जीरो से यानी 1 से 89 तक हमारा जो कोण होगा वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। अब आते हैं अधिक कोण में, यानी इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल क्यों कहते हैं? कुछ तो रीजन होगा। यानी ऐसा कोण जो एक समकोण से बड़ा हो किंतु दो समकोण से छोटा हो उसे अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। यानी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो कोण एक समकोण से बड़ा यानी 90 अंश से बड़ा होना चाहिए, लेकिन दो समकोण का मतलब 180 अंश से 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। वो हमारा कैसा एंगल होगा? वो हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, मतलब ये हमने समकोण पढ़ लिया। न्यून कोण का मतलब ये जैसे है ये हमारा 90 से छोटा होगा, मतलब 90 से, ये जो एंगल है हमारा वो क्या होगा? ये 90 अंश से, यानी कि 8.2 का ए ओ बी जो दिख रहा है 45 डिग्री, ये क्या दिख रहा है? ये हमारा 45 डिग्री दिख रहा है, ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया। और जो हमने ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा भी, यानी 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, यानी ये हमारा 120 डिग्री हो, यानी एंगल ए ओ बी जो ये 120 दिख रहा है ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। अब 4 नंबर पढ़ते हैं, यानी स्ट्रेट एंगल। ये क्या होता है? स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो कोण दो समकोण यानी 180 अंश के बराबर हो, यानी क्या मतलब? ऐसा एंगल, स्ट्रेट का मतलब सीधी लाइन पर जो एंगल बनता है दोस्तों वो हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाता है। जैसे ये हमारा जो दिख रहा है ये हमारा देखो एकदम सीधी लाइन पे बना है 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा कौन सा एंगल है? ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। 5 नंबर पर पुनर्युक्त कोण क्या बोलते हैं? यानी इसको बोलते हैं रेफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रेफ्लेक्स एंगल, यानी जो कोण दो समकोण से बड़ा हो किंतु 4 समकोण से छोटा होता है उसे रेफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी कि दो एंगल मतलब 180 अंश से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। तो जो हमारा ये दिख रहा है ये एंगल दोस्तों दिख रहा है ये वाला, और ये ऐसे जो इधर गया है ये ऊपर का जो दोस्तों है, ठीक, ये जो 320 लिखा है यानी ऊपर वाला, ये हमारा रेफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि समझ में आ रही हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल चक्रवर्ती एकेडमी को तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं? त्रिभुज क्या है? 3 रेखाखंडों से घिरी क्षेत्र को या घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जैसे ये है हमारा ए बी सी, यानी तीनों तरफ से क्या घिरा हुआ है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? त्रिभुज, यानी ट्रायंगल कहते हैं। इसके नाम है त्रिभुज, यानी तीन भुजाएं हो जिसकी। ए नंबर पे कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। यानी कोण के एंगल के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं देखते हैं। पहला नंबर है न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। कैसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये वाला हमारा है फर्स्ट नंबर जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, जिस त्रिभुज की तीनों कोण न्यून कोण हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। मतलब इसका मतलब कि यानी कि
किसी त्रिभुज के यदि तीनों कोण जो हैं वो 90 अंश से छोटे होने चाहिए, यानी कि 90 अंश से बड़े नहीं होने चाहिए। जैसे ये हमारा ए नंबर है 40 डिग्री का, बी नंबर पे 70 डिग्री का, और सी नंबर पे भी है 70 डिग्री का है, यानी तो ये हमारे क्या है, सारे तीनों कोण 90 अंश से छोटे हैं, इसीलिए इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। सेकंड नंबर पे है समकोण त्रिभुज। क्या है दोस्तों? समकोण। समकोण क्या होता है? समकोण का मतलब होता है जो ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे? एक राइट एंगल क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, और 90 डिग्री कोण भी कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया ABC, ये हमारा 90 डिग्री का यानी समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है। थर्ड नंबर पे अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब अधिक का मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 90 अंश से एक, किसी त्रिभुज में 90 अंश से एक कोण बड़ा होना चाहिए, बाकी दो कोई भी हो, ठीक, तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाया जाएगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये हमारा ABC, बी नंबर पे 180, ए नंबर पे 30, सी नंबर पे 30, ठीक, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यदि इन्फॉर्मेशन जानकारी अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी ये जानकारी प्राप्त कर पाएँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है? मतलब इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तो बराबर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि फिगर में सामने दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि इसमें ए और बी और ए और सी ये दोनों क्या है, 5-5 सेंटीमीटर की हैं, और जबकि बी सी हमारा 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी दो भुजाएं इक्वल हैं, यानी बराबर हैं, इसलिए हमारा समद्विबाहु यानी आइसोस्केलन ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। फिर है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका नाम से पता चल रहा है कि सम मतलब समान, जिसकी तीनों भुजाएं दोस्तों क्या होनी, बराबर हो, यानी इक्वल हो, समान हो, उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यानी AB, BC, CA यानी तीनों क्या है, 5-5 सेंटीमीटर की हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा तो बस 5 सेंटीमीटर की हो, मतलब इक्वल होनी चाहिए। यदि तीनों साइड 2-2 सेंटीमीटर की हो तो वो भी हमारा क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। अब आते हैं अगला थर्ड नंबर पे विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल, यानी जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जी सही सुना आपने, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग हो, अलग अलग माप की हो। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया, AB 3 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। ये तो ये हमारा दोस्तों कौन सा त्रिभुज है? हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है स्केलन ट्रायंगल। कौन सा है? स्केलन ट्रायंगल। इसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ते हैं? क्वाड्रिलेटरल पढ़ने जा रहे हैं, चतुर्भुज के बारे में सीखने जा रहे हैं। यानी कि चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र, चार भुजाओं, जैसा कि दिख रहा है, चार भुजाओं, ये चार भुजाओं से घिरे हुए, क्या हो रहा है, चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चलो इसका भी छोड़ते हैं। ये चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। बगल के चित्र में ABCD एक चतुर्भुज है, यानी कि ये दिख रहा है आपको, ये ये हमारा ये क्या है, ABCD हमारा चतुर्भुज है। अब 11 नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं आयत। क्या पढ़ते हैं? यानी रेक्टेंगल के बारे में। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हों तथा चारों कोण समकोण हों उसे आयत कहते हैं। चित्र में ABCD कौन सा? ये वाला, ये दिख रहा है आपको नीचे वाला, ये वाला ABCD, ये हमारा क्या है? ये हमारा दोस्तों है एक आयत। क्या है? आयत। क्यों? किसकी? क्योंकि इसकी आमने सामने, ये आमने सामने,
ये आमने और ये आमने और ये आमने और ये आमने, ये क्या होती है आपस में, ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है। ठीक, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री यानी समकोण होते हैं, राइट एंगल होते हैं, इसलिए हमारा आयत कहलाता है। अब पढ़ते हैं हम लोग वर्ग के बारे में। वर्ग मतलब स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर का जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं, मतलब ये देख तो ये जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण समकोण हों उसे वर्ग कहते हैं। चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर ए डी, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये क्या है, ये हमारे 90 डिग्री के हैं। ठीक, यानी कि दोस्तों ये हमारा है क्या, जो ए बी सी डी ये हमारा क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। ये ए बी सी डी ये हमारा एक वर्ग है, स्क्वायर है। इसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं। 30 नंबर पर समांतर चतुर्भुज। क्या है, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर एवं बराबर हो किंतु कोई भी कोण समकोण ना हो, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है, यानी पैरेललोग्राम कहलाता है। चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए डी पैरेलल बी सी कॉमा ए बी पैरेलल सी डी कॉमा ए डी इक्वल टू बी सी या ए बी बराबर सी डी। ये हमारा कौन सा चित्र है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज का फोटो है। ये आपको जो दिख रहा है ये वाला, ठीक, ये वाला, ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज का चित्र है। यानी इसमें क्या होगा, इसमें जो है ए डी बी सी के बराबर है और ए बी डी सी के बराबर है। ठीक, इसमें कोई भी जो एंगल है वो समकोण राइट एंगल नहीं होता है, 90 अंश का नहीं होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर पे विषम कोण समचतुर्भुज, यानी कि जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं समान हो तथा सम्मुख कोण समान हो विषम कोण समचतुर्भुज कहलाता है। चित्र में ए बी सी डी एक विषम चतुर्भुज है। कोण समचतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, यानी इसकी चारों साइड हमको लगता है इक्वल है। एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। ये वाला एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल डी एंगल बी के एंगल इक्वल है, जैसा कि इसमें बताया गया है। 15 नंबर पर हम लोग देखते हैं क्या है, बहुभुज। क्या है, बहु, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसा आकृति जिसकी कई सारी भुजाएं हों, यानी 4 से अधिक भुजाओं से घिरे क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं, जैसे पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज इत्यादि। जैसा कि ये फिगर इसमें दिखाया गया है, ये हमारा जो दिख रहा है ये बहुत बड़ा हो गया, छोड़ो ये ले लेते हैं। ये हमारा ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा बहुभुज है। क्योंकि इसकी 4 से अधिक भुजाएं हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग सर्कल के बारे में। क्या पढ़ते हैं, सर्कल यानी कि वृत्त के बारे में। वृत्त एक वृत्त एक बंद समतली वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर रहता है। पूरी आकृति को वृत्त कहते हैं। यानी कि ये दोस्तों हमारा जो गोल गोल दिख रहा है आपको सर्कल, इसको ही वृत्त कहते हैं। और इसका जो ये होता है इसको सेंटर बोलते हैं, जो ब्लैक ब्लैक ओ पे है हमारा, ठीक है, इसको केंद्र बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। ये हमारा, हाँ, अब केंद्र जो पढ़ते हैं। वृत्त के अंदर वह अचर बिंदु जिससे वृत्त की परिधि का प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर हो वृत्त का केंद्र कहलाता है। यानी कि इसमें यह बताया गया है, क्या हो गया, ठीक, ये यानी कि इस केंद्र से इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी क्या होनी चाहिए, सब बराबर होती है। तो यही बताया गया है कि वृत्त के अंदर वह अचर बिंदु जिसमें वृत्त की परिधि का प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर हो वृत्त का केंद्र कहलाता है। ओ वृत्त का केंद्र है। 18 नंबर पे परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। ये क्या होता है, यानी कि वर्क यानी कर्व रेखा की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। यानी कि कर्व क्या होता है, अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि कर्व क्या होता है। कर्व का मतलब दोस्तों ये जो है ये ऐसे ऐसे है क्या, ये क्या हो रहा है, छोड़ो,
इसको ले लेते हैं। ये जो चारों तरफ गोल गोल दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्व होता है। अब वही बताएगा कर्व रेखा की लंबाई, यानी कि इसकी जो चारों तरफ की जो लंबाई है उसी को क्या कहते हैं, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस कहते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही हैं आपकी। 19 नंबर पे त्रिज्या यानी रेडियस। क्या है दोस्तों, रेडियस। रेडियस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, वृत्त के केंद्र से, यानी कि वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु तक खींचे गए रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस कहते हैं। कैसे मान लें, जैसे ये आपको, ये हमारा है, क्या है, ये हमारा, इस केंद्र से इसको यहाँ खींचे, इस केंद्र से इसको खींचे, इसके इससे खींचे, इसको केंद्र से इससे खींचे, मतलब इस केंद्र से चारों तरफ जो खींचेंगे वो हमारी क्या हो जाएंगी, रेडियस कहलाएंगी। जैसा कि ओ ए ओ बी ओ सी आर बराबर क्या है, यानी कि देखो ओ ए ओ सी, समझ में आ गया, ये हमारी क्या है दोस्तों, ये है हमारी आर, रेडियस है, क्या है, जैसा उसमें भी दिखाया गया है। अब पढ़ते हैं डायमीटर के बारे में। ये डायमीटर मतलब व्यास। ये व्यास क्यों क्या होता है, परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, वृत्त का व्यास यानी डायमीटर कहलाता है। जैसे दोस्तों जो डायमीटर होता है यानी रेडियस जो होती है उसका 2 मल्टीपल होता है, मतलब जो डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर, यानी 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी कि जैसे ये हमारा है, समझाते हैं, इतना हमारी क्या हो गई, यहाँ तक केंद्र तक रेडियस, इसको और इस यहाँ तक मिला दे केंद्र से होकर जाए तो ये हमारा, ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डायमीटर। क्या हो गया, डायमीटर। मतलब नहीं समझ में आया, फिर समझते हैं। मतलब ये यहाँ से सी से लेकर डी तक ये सेंटर से होकर जाए तो वो हमारा डायमीटर कहलाता है। ठीक, समझ में आ रहा है। और डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू आर, यानी कि जो डायमीटर होता है वो त्रिज्या के रेडियस के 2 मल्टीपल होता है। चीज़ उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपकी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चाप कर्ण यानी या जीवा यानी कोड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं, कोड, यानी वृत्त पर, क्या बोलते हैं, कोड क्या होता है, वृत्त पर यानी जो सर्कल पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का चापकर्ण यानी कोड जीवा कहलाता है। सबसे बड़ा जो कोड होता है सर्कल का व्यास होता है, यानी कि जो सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो क्या होगी, वो हमारे जो सेंटर से होकर जाएगी। जैसे ये हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा है सर्कल, सर्कल है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर होता है यहाँ पे, और जो इसने जो यहाँ से होकर सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो केंद्र से होकर जाएगी, यानी जो सबसे बड़ी जो जीवा होगी कोड होगी वो हमारी डायमीटर ही होगा। क्या होगा, डायमीटर, मतलब व्यास होगा। अब आते हैं 23 पर तिज्यखंड यानी कि त्रिज्या का खंड। दो त्रिज्या तथा उनसे कटे हुए चाप के द्वारा जो समतल क्षेत्र घिरता है उसे त्रिज्यखंड यानी सेक्टर कहते हैं। यानी चित्र में ए ओ बी, यानी ये देखो दोस्तों दिख रहा है त्रिज्यखंड, अरे यार ये हमारा क्या त्रिज्यखंड है, क्या है ये ए ओ ए, ये क्या हमारा त्रिज्यखंड है। किसी वृत्त के केंद्र पर कोण परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, क्या हो रहा है, तो अपने मित्रों को शेयर करें, जानकारी उनको भी प्राप्त होए, वो अधूरे ना रहें। 24 नंबर पे हम लोग सीखते हैं किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180, सम्मुख कोणों का योगफल यानी कि सम जो होता है वो 180 होता है। यानी कि किसी जो क्वाड्रेटल होता है उसके सम्मुख कोणों का जो सम होता है वो 180 होता है। चित्र में एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। फिर से समझाते हैं। ये रहा हमारी लैंग्वेज, ये हमारा इसका क्या रहा, फोटो मतलब चर। तो किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। कैसे मान ले, देखो ऐसे मानते हैं, यानी कि ये एंगल ए, क्या हो रहा है, ये एंगल ए, ये एंगल सी, ठीक, इसका जो मान होता है कितना होता है, वो 180 होता है। और एंगल बी और एंगल डी ये वाला, ये हमारा वो 180 होता है। समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल
दो समकोण अर्थात 180 डिग्री 180 अंश होता है। जी सही सुना। ठीक, जैसे कि ये हमारा क्या है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल दो समकोणों का 180 अंश होता है। तुमने समझ लिए। अब सी नंबर, किसी त्रिभुज में बड़े कोण, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज में ना ये या त्रिभुज है हमारा, अच्छा सुंदर सोना, किसी त्रिभुज के तीनों कोण मतलब एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, इनका जो सम होता है वो कितना होता है, वो 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है, 180 अंश होता है। ठीक, तीनों कोणों का मान, यदि किसी दो कोण का आपकी वैल्यू पता है तो तीसरे की आप अपने आप ऑटोमेटिक पता है। कैसे पता कर सकते हैं, जैसे ये माना कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा ए है 40, ए कितना है, ए बराबर है 40, कितना है 40, बी बराबर है 20। ठीक, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 40 60 120 हो जाएगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? ठीक, तो सी नंबर पढ़ते हैं हम लोग। देखो सीखते हैं, क्या सीखते हैं, सी नंबर देखते हैं। किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा से बड़ी होती। क्या, किसी त्रिभुज में बड़े कोण क्या, अभी समझा रहे हैं आपको। किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने, बड़ा कोण कौन सा का, माना बड़ा कोण तो भाई यही होगा, ये जो दिख रहा है। बड़े कोण के सामने की भुजा कौन सी हुई, ये। ठीक, को भुजा छोटे कोण मतलब छोटे कोण तो ये होंगे, एक ये छोटे कोण के सामने की भुजा कौन सी होगी, इसके सामने भाई ये वाली हो जाएगी, और इसके सामने की इस कोण के सामने की भुजा भाई ये वाली हो जाएगी। ठीक, क्या होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा मतलब ये वाली। ठीक, भुजा से छोटे कोण के सामने वाली, छोटे कोण के सामने भुजा वाली मतलब ये वाली जो भुजा होगी वो इससे क्या होगी, बड़ी होगी, वो तो जाहिर सी बात है। तो यही बताया गया, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू एंगल आर से बड़ा होगा, यानी कि एंगल जो क्यू है, क्या है, एंगल क्यू, ये वाला एंगल क्यू एंगल आर से ये बड़ा होगा और पी इससे भी बड़ा होगा। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भेजें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक, और हमारे यूट्यूब चैनल चक्रवर्ती एकेडमी को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही।